हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, और सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद को ही क्यों ना कम करना पड़े। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का जो ये क्लास होगा, ये क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। पूरे 1 घंटे की ये क्लास होगी, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को 1 घंटे तक बैठकर फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेगा, उसका अब की बार हिंदी में 100 में 100 आएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के पूरे किताब के, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े। हमें हिंदी में 100 में 100 लाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद ही क्यों ना कम करना पड़े। और हमें इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है, चाहे हमें रातों की नींद को ही क्यों ना त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो आज पूरे हिंदी को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध। टॉपिक गिनते गिनते थक जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और एक महा मैराथन क्लास होगा। सारे टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। कितना मेहनत किया आपको खुद ही पता। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मैराथन लेकर आऊंगा और अब की बार आपको टॉपर बनाऊंगा। टेंशन मत लो, अभी भी आपका भाई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जो टॉपिक हमारा है वो है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला टॉपिक हमारा हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जब हम हिंदी का पेपर देने जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का ये आता है। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पढ़ेंगे। उसके बाद में गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, सब कुछ हम कवर करेंगे। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो भैया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। किसको किसको पता था कमेंट कर दिया करो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट करके पहले ही बता दो, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। दूसरा देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन, खा वाला ऑप्शन सही होगा। आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खुद व खुद यकीन हो जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका को किसने संपादित किया? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है प्रेमचंद, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? सबके जुबान पर यह क्वेश्चन होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, खा है चित्रलेखा। तो परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, इसी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली, का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी, घा है श्रीनिवास दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं श्री चंद्रावली नाटक के लेखक, का वाला ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में आंसर दो। नूतन ब्रह्मचारी, का है सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल, घा है मोहन राकेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट जी ये नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लेकिन इसके लेखक कौन है भैया? वो महान पुरुष, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है सदल मिश्र, गा है लक्ष्मण सिंह, घा है लाला श्रीनिवास दास।
दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ लाला श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कवि वचन सुधा के संपादक थे, कौन थे बताइए जल्दी से। कवि वचन सुधा का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है हरदेव बाहिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। खा वाला ऑप्शन टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, सबसे पहले संपादक सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है हरदेव बाहिरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा श्याम सुंदर दास। ये सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसमें से कौन है जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, जल्दी से बताओ। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इन चारों में से कितना क्वेश्चन आपका सही था कमेंट कर देना, और एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है। पृथ्वी पुत्र, जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। आपका टेस्ट है समझ लो, और इस टेस्ट में आपको पास होना है तभी एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, टॉप 10 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब गद्यांश पे आते हैं। गद्यांश में भी मैंने ऐसा गद्यांश लिया है, यकीन मानो ये गद्यांश हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। देखो क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। देखिए गद्यांश में ये 10 नंबर का आता है, हमें एक गद्यांश दिया जाता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका आंसर आपको लिखना होता है। 10 नंबर क्लियर। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति, भाषा, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब सबसे पहले ये बताइए ये किस चैप्टर का है, पहचान गए कि नहीं पहचाने। देखो इसमें संस्कृति, भाषा, इन सब का ज्यादा जिक्र किया गया है, तो ये हमारे चैप्टर भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, किस पाठ से इसके लेखक कौन है ये आपको लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं इतने का व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तीसरा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, अभी मैंने बताया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यहां पे देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, मतलब संस्कृति की, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 5वां, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है। देखो युगान रूप परिवर्तन, नवीन भावों को उचित शब्द रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता। देखो यहाँ पे लिखा है, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता। कुछ नहीं होता गद्यांश में, आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके गद्यांश में ही रहते हैं, सिर्फ आपको गद्यांश पहचानना आना चाहिए। अब एक एक का हम आंसर लिखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जैसे हम ये गद्यांश कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आंसर लिख रखा है, देखो भाषा, फिर डॉट डॉट करके आवश्यकता है। देखो इसका पहला वर्ड है भाषा, डॉट डॉट करके जो आवश्यकता है इसको लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो फर्स्ट हेडिंग डाल के संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ अगर लिखेंगे पाठ और लेखक का नाम ज्यादा बेटर रहेगा। संदर्भ वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए, जो कि आ गया। देखो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये लेखक हैं, और भाषा और आधुनिकता ये पाठ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संदर्भ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करो।
वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसका आपको लिखना है, मतलब इसको आपको अपनी भाषा में इसका अर्थ लिखना है। यू आर ए राइटर, आप खुद एक राइटर हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के स्टाइल से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। देखो ऐसे लिखना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। संस्कृति, बस ये हो गया, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो ऊपर सबसे पहले आंसर आपका दिया है, देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो लिख दो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, हम 2-2 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? सीधा सीधा लिख दो, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि ऊपर दिया गया है। देखो, संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर देखो क्या है? नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर देखो, युगान रूप परिवर्तन, नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। देखो ऊपर दिया गया है कि इसके लिए नए शब्दों की खोज, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता। देखो पांचों का आंसर हमने दिया, 1 2 3 4 5, 10 नंबर हमारा कंप्लीट। आखिर इसमें क्या है? गद्यांश में कुछ नहीं है, पद्यांश थोड़ा ध्यान से समझना है जो मैं अभी बताऊंगा। बाकी हिंदी में टेंशन नहीं लेना है। देखो हिंदी में मैं आपको बहुत सारी क्लासेस देता रहता हूं, हिंदी में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो नो टेंशन जब तक है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को, ये भी 10 नंबर का आता है, गद्यांश की तरह ये भी रहेगा। इसमें एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। देखो पढ़ो पहले। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना। देखो किस चैप्टर का है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, ये हमारे पवन दूती का पाठ से है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। यहाँ पे राधा जी पवन से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं, तो जाकर मेरा संदेशा उनके पास पहुंचा दो। देखो पवन का मतलब वायु। देखो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, इसका मतलब क्या होगा? देखो मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्रिय, नव जलद से, नवीन जलद, नवीन मेघों के समान जिसको बोलते हैं। नव जलद का मतलब जो नए नए बादल होते हैं, ठीक है। कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब कमल, से नेत्र वाले, नेत्र वाले, ठीक है। तो क्या कहती है कि राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कंज से नेत्र वाले यानी कि कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन चले गए हैं, ठीक है, और वहां से नहीं आए हैं, और न भेजा कोई संदेशा, और ना ही मेरे पास कोई संदेशा आया है, ठीक है। मतलब वो कहती हैं कि वो मधुबन चले गए हैं, ना तो वो अभी वापस आए हैं और ना ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूँ, मैं रो रो कर, मेरा रो रो कर बुरा हाल है, प्रिय विरह से, श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से मैं बाउली हो रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ। वो कहती हैं श्री कृष्ण जी से दूर रहकर मैं उनके विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तू जा और मेरी सारी दुख कथा तू श्याम को, श्री कृष्ण जी को सुना दे। फिर आगे कहती हैं ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन, मेरा भवन जो है तज छोड़कर तू
अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। वो कहती हैं जैसे ही तू मेरे घर को, मेरे भवन को त्याग कर थोड़ा सा आगे जाएगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू गुंजे मिलेंगी। वहां पे शोभावली और सुखद बहुत सारी मंजू गुंजे तुमको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया और मृदुल स्वर और कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वो तुझे आकर्षित करेंगी, तुझे मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख, तब भी तुम मेरे दुख को लेकर लख, उसको लेकर वहां जाना विश्राम लेना, वहां चली जाना और विश्राम मत लेना। वो कहती है जब तुम जाओगे तो रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, तुम्हें आकर्षित करेंगी, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां चली जाना और बीच में विश्राम मत लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यह पद्यांश किस पाठ से और इसके कवि कौन है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर के 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है। तीसरा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चौथा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख करो। तो मैंने बताया कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। मैं बताया कि मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, इसका आंसर पहली लाइन में है। तीसरा, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, बस यही लिख दो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसेस, मेरे प्यारे डॉट डॉट करके विश्राम लेना, ऐसे लिख दो, मेरे प्यारे डॉट डॉट करके विश्राम लेना। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिख दो। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये जो कविता है ये अयोध्या सिंह के उपाध्याय जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। छोटा सा शीर्षक है पवन दूतिका हमारी 12th में, तो ये इसी का है, बस ऐसे लिख देना। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब इतने का व्याख्या करना है। मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो ये सिंपल सा है। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और लिखना। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। बस इतना सा लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, ऐसे लिख देना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का भी हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख करो। तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। मतलब वो आकाश में जो नए नए बादल छाए रहते हैं ना, उस तरह उनका रूप है और वो कमल के समान उनका नेत्र है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। तो राधा श्री कृष्ण के विरह व्यथा में रो रो कर पागल हो रही हैं। श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से, श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने से वे रो रो कर उनके विरह में पागल हो रही हैं। राधा जी श्री कृष्ण जी से कितना प्रेम करती थी, किसी से छिपा नहीं है और आज के जमाने में इतना प्रेम करने वाली कहाँ मिलेगी। ठीक है, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको टॉप 5 क्वेश्चन आंसर देना, 10 नंबर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जीवन परिचय। तो देखिए, हमने एक ऐसे लेखक का जीवन परिचय लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हम पहले लेखक का पढ़ेंगे, फिर कवि का पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी बनाएंगे, कहानी पढ़ेंगे। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय रचनाएं। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखिए, एक और तरीका है जीवन परिचय लिखने का, मैं बता देता हूं। एक आपको बॉक्स बनाना है ऐसे कॉपी में और उसमें लाइनिंग करके आपको उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी मृत्यु, इतना आपको उसमें लिख देना है। थोड़ी बहुत शिक्षा और किस युग के वो लेखक हैं वो भी लिख देना है। मतलब वो भी तरीका अच्छा है। बाकी जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे भी आप लिखेंगे। ठीक है, देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे में तो साहित्यिक परिचय आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए। देखिए, छोटा सा जीवन परिचय लिखना जरूरी है। चाहे आप बॉक्स बना देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों करना पड़ेगा। तो जीवन परिचय देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। ठीक है,
इनके पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इनके पिताजी जो हैं लखनऊ में रहते थे, ठीक है, और इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हमारे बगल में लखनऊ। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना सा जीवन परिचय लिखना है। इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और इनका पिता माता है तो उनका नाम, ठीक है। साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा बड़ा लिखना, अच्छे से देखो। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं, ठीक है, ये सब उनके निबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। एक दो लाइन कम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब आपको लिमिटेशंस में लिखना है। उतना ही लिखिए जितना चल जाए, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। 70 वर्ड में जितने वर्ड में आपको लिखना होता है, कितने वर्ड में है उतने ही शब्दों में आपको इसको लिखना है। 80 शब्दों में शायद होता है, तो ऐसे लिखना है। रचनाएं अब हम लिखेंगे या कृतियां भी हेडिंग डाल सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र इनका निबंध संग्रह है। ये जो निबंध मैंने लिखा है, निबंध हेडिंग डाल के इनका निबंध लिख दीजिएगा। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शोध प्रबंध, पाणिन कालीन भारतवर्ष। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। बस हो गया, इतना आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय में। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, लगातार आते हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब कवि का जीवन परिचय, जिसमें मैंने जयशंकर प्रसाद जी को लिया है। बहुत ही फेमस कवि है छायावादी युग के, और ये कितने इंपॉर्टेंट कवि हैं मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, आपको खुद ही पता होगा कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा, ये 12th है, इसमें साहित्यिक परिचय आपको ज्यादा लिखना होता है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बहुत कम उम्र में, सोचो कितना कम था। 89 है, एक 90 और 11 इधर, और 11 और 48 की लगभग उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट साहित्यिक परिचय देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इन्होंने नाटक भी लिखा, कथाएं भी लिखी, उन्नायक थे, उपन्यास भी लिखा और छायावाद के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व में इन्हें अलंकृत किया। मतलब उनका साहित्य में परिचय कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, क्या करते थे, कैसे लिखते थे, कैसी रचनाएं होती थी, कौन सा भाव होता था, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रचनाओं पर आते हैं इनके। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। देखिए, मेनली इन्होंने काव्य काफी ज्यादा लिखा। काव्य में देखिए कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं काव्य में। कहानी में देखिए आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, ये इनके उपन्यास है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, निबंध में इन्होंने ये सब रचनाएं की। चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य, ठीक है। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि हमारे हिंदी के हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रचनाएं हो गई।
ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का आपको ऐसे साहित्यिक परिचय लिखना है, बस हो गया। ऐसे लिखकर आओगे, फुल के फुल नंबर आपको दिए जाएंगे। अब जीवन परिचय भी हमारा हो गया। अब हम कहानी पे चलते हैं, कहानी बनाएंगे, खुद की एक स्टोरी बनाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि लोग हमें भी याद रखें। ठीक है, काम ऐसा करो जिससे 2-4 लोग कहें बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ठीक है, पढ़ाई करो। पंचलाइट कहानी का सारांश हमने लिया है, 5 नंबर का। हालांकि ये आता है पंचलाइट, जिसको हम लोग लालटेन बोलते थे ना, छोटे थे। लालटेन आपने नाम सुना होगा, पहले चलता था। ठीक है, तो देखो पंचलाइट कहानी का सारांश, ये जो है बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। इसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस कहानी में जो बिहार का पिछड़ा गांव है उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। बिहार में एक महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने से पहले इनके किरदार को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक किरदार है गोधन, जो कि हीरो आप समझ सकते हैं, उनको हीरो हैं। और मुनरी एक किरदार है जिनको आप हीरोइन समझ सकते हैं। जो गोधन है वो मुनरी के पीछे पड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा उनसे लब वब करता है, लबेरिया हो गया उसको। और जो गुलरी काकी है वो मुनरी की माँ है। भाई अब लड़का है तो घर के आगे से गाना वाना तो गाते निकलेगा ही। तो वो गाना गा रहा था, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, मैं गा नहीं सकता, मैं गा नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट ए सिंगर, बट ऐसे वो गाता था। शायद हो सकता है कोई दूसरा रहा हो, पहले नौटंकी वोटंकी चलती थी। तो देखो, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। रामनवमी के मेले में उन्होंने पंचलाइट को खरीदा। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, मतलब इनको लगता है मैंने बहुत बड़ी चीज खरीद ली। जैसे अभी मैं फॉर्च्यूनर लेकर आ जाऊं तो लोग कहेंगे यार ये तो फॉर्च्यूनर लेकर आया, हम लोग उसको थोड़ी बड़ी चीज समझते हैं। ऐसे ही ये पंचलाइट को बहुत बड़ी चीज समझते थे, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, उनको अगर साइकिल ही दे दिया जाए, उनके पास साइकिल नहीं है, साइकिल दे देंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो पीछे बैकवर्ड हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मैं ले आऊं तो भाई गाड़ी ले आऊं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, यार कहाँ से लाया, कैसे लाया। वैसे ही ये भी है, इसको देखने के लिए पंचलाइट को सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। पंचलाइट को जलाना था और उसको जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, पंचलाइट कौन जलाएगा। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ये एक कहानी का एक पहलू है। अब देखिए, एक इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। मतलब मुनरी से गोधन बहुत प्रेम करता है। गोधन जो उसके घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है। अपनी प्रेमिका को देखकर प्रेमी गाना तो गाएगा ही भाई, जो अच्छा गाना होगा अरिजीत सिंह का। ठीक है, तो वो गाता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। जब मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत कर दी कि गोधन घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है, तो पंचायत वालों ने गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया। अब जब वो पंचलाइट लेकर आए हैं, कोई जलाना नहीं जानता, तो सिर्फ गोधन ही जलाना जानता है। तो देखो, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंचलाइट को जलाना था, गांव का कोई जलाना जानता नहीं था, सिर्फ गोधन ही जानता था। उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया और पंचलाइट लेकर आए, अगर नहीं जला पाए तो दूसरे गांव वाले मजा ले रहे थे, भैया ये देखो पंचलाइट लेकर आए, जला भी नहीं पाते। ठीक है, तो दूसरे गांव वाले मजा ले रहे थे। तो अगर गांव वालों को अपनी इज्जत बचानी थी तो गोधन वाले हीरो भैया को गांव में बुलाना पड़ेगा। ठीक है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। जब गोधन पंचलाइट जला देता है तो पंचायत वाले गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं कि बेटा तूने तो मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो दूसरे गांव वाले खूब मजा लेते कि पंचलाइट लेकर आए थे, नहीं जला पाए। ठीक है, अब देखिए, वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जिस गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की थी कि गोधन मेरे घर के आगे से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है, वो बहुत खुश हो गई जब पंचलाइट जला दिया। तो वो क्या करता है, वो गोधन को शाम को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। शाम के भोजन को डिनर कहते हैं, रात्रि के भोजन के लिए। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, जितना मन करे उतना गाना गाओ, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। चाहे कोई दूसरा गाओ, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चाहे कुछ और गाओ,
ठीक है, मतलब कुछ भी गा सकते हो। हमारी अधूरी कहानी भी देखो। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। देखो ये कहानी बहुत छोटी सी थी, मतलब बिहार का एक पिछड़ा गांव है महतो टोली, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। और वहां पे पंचलाइट को लाया जाता है। कोई गांव वाला जलाना नहीं जानता है। गोधन इकलौता ऐसा लड़का है जो पंचलाइट जला सकता है। लेकिन गोधन मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। वो उसके घर से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता था। मुनरी की माँ गुलरी ने पंचायतों से शिकायत कर दी थी, इसलिए पंचों ने गोधन को अपनी जात से बाहर निकाल रखा था। फिर जैसे ही पंचलाइट जलाने का सवाल आया, गोधन को पुनः लाया गया, उसने पंचलाइट जला दिया। उसकी माँ गुलरी का की बहुत खुश हुई, उसने रात्रि के भोजन के लिए इनवाइट किया और पंचों ने भी कह दिया खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, बस हो गया। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। कुछ नहीं है इसमें, हीरो हीरोइन को याद रखना भाई काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कहानी। ठीक है, अब देखिए इसी में एक खंड काव्य आता है। खंड काव्य जो है वो आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में त्यागपथी होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, किसी में सत्य की जीत, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में ऐसे ऐसे श्रवण कुमार अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, जो आप में होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो आपका है ये संस्कृत गद्यांश है। आपका खंड खा की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश आएगा 7 नंबर का। इसमें आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे देखो, धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्य सत्य जन्मस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द फंदोह प्रसौनी सुर भारती। यानी कि ये किस चैप्टर का बताओ, ये किस चैप्टर का है? ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का है। देखिए, धन्यो अयम भारत देशा, वो भारत देश धन्य है। यत्र समुल्यस्यत, जहां पर मनुष्यों को जन्मस पावनी, मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद भावनी यानी कि उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसौनी यानी कि शब्द राशि को जन्म देने वाली, देववाड़ी, सुर भारती यानी कि सुशोभित है। तो ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। ठीक है, आगे देखिए, विद्यमानेश यानी कि विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान, निखिलेष्वपि वार्डमयोषि अस्याः वार्डमयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। यानी कि इसका मतलब होगा कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। देखिए एक एक वर्ड तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ऐसे लाइनिंग बाय लाइन में बताऊंगा। आगे देखिए, यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, और यह भाषा संसार में, ठीक है, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अस्माकम रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्व उपनिषदा, सभी उपनिषद, 18 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान च, और अन्य सभी महाकाव्य, नाट्यादीन महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव, इसी भाषायाम भाषा, लिखितान संत, लिखे गए। तो हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। यमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषायाम जननी मन्यते भाषा तत्व विधि, यानी कि यमेव भाषा, इस भाषा को, सर्वा सामान्य भाषायाम, सभी आर्य भाषाओं की, जननी मन्यते, मानी जाती है, भाषावादविद यानी कि भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है, यानी माता। जननी का मतलब जो इसको जन्म देती है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चाना कश्यात दृष्टि विषयः, यानी कि जो संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथ में माननीय सम गुप्तामाचार्य प्रवीणेन दंडिता, यानी कि संस्कृतमस्य गौरवमेव, यानी कि संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर, दृष्टि पथनीय ध्यान में रखकर, सम गुप्त आचार्य प्रवरेण दंडिता, यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है।
संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है, यानी कि देवताओं की वाणी। ऐसा माना जाता है जो हमारे देवतागण थे वो संस्कृत में ही बातें करते थे। ठीक है, अभी देख लीजिए हमारे योगी जी भी संस्कृत में कहीं कहीं बोलते हुए मिले पहले। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे आपको धन्य अयम करना है और जो लास्ट वर्ड है महर्षि भी, ऐसे धन्य अयम डॉट 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 महर्षि भी कर देना। फिर संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ से, क्योंकि संदर्भ लिखकर आपको हिंदी में अनुवाद करना। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि ये जो हमारा है ये संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, जो ये गद्यांश है। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद मैंने लिख रखा है, अभी मैंने बताया। देखो, ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्य को पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी कि देवताओं की वाणी कहा है। बस हो गया, ये संस्कृत गद्यांश। ऐसे लिख दोगे 7 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना बड़ा गद्यांश आएगा, हो सकता है छोटा आ जाए, हो सकता है बड़ा आ जाए। क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं। बस आपको इसको ध्यान में रखना है। और गद्यांश में हमारे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं बता दूं। संस्कृत भाषा या महत्तम, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, ये 4 चैप्टर बिल्कुल से कंठस्थ करके जाइएगा। तो इन दोनों को मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब चलता हूं मैं पद्यांश पे। ठीक है, देखिए संस्कृत का एक पद्यांश मैंने लिया है। बाय द वे पद्यांश जो है वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अलावा 1-2 चैप्टर हैं जिनमें छोटे छोटे पद्यांश हैं। जैसे हमारा महामना मालविया, जातक कथा हो गया। ठीक है, देखो महामना मालविया, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति एशाम कीर्ति तनोह क्वाचिता। यानी कि जयंती ते महाभागा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष, जन सेवा परायणा, उनकी जय हो। ठीक है, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिनको जरा भी मृत्यु का भय नहीं है, ऐसाम कीर्तनों को आचिता, और जो अपने यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था से भी भय नहीं है। मतलब जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ये आपको लिखना है। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे जयंती डॉट डॉट क्वाचिता। देखो ये आ सकता है, मैंने बताया सुभाषित रत्नानी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने आपको कई पद्यांश बताए हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में दूसरा पद्यांश ले लिया है। ठीक है, देखो पहले संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। ये जो गद्यांश है, पद्यांश है, ये श्लोक, ये हमारे संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे लिख देना है। अनुवाद देखो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले, जो जन सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, उस महापुरुष की जय हो। कौन? महामना मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, जिनको वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये भी आपका। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। फर्स्ट देखो, जैसे आपका क्वेश्चन ये ब्लैक वाला पोर्शन इतना ही आएगा, ईद का चांद होना, इसका अर्थ आपको लिखना और वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो अधिक दिनों में दिखाई देना, ईद का चांद होना इसका मतलब होता है अधिक दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग देखो, भाई मोहन जब से तुम अध्यापक बने हो ईद का चांद हो गए हो, भाई दिखाई नहीं देते। तो ये देखो ईद का चांद होना, ये इस वाक्य में आ चुका है, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो, दांतों तले अंगुली दबाना, इसका मतलब क्या होगा? चकित रह जाना। दांतों तले अंगुली दबाना का मतलब होता है चकित रह जाना। वाक्य प्रयोग देखो, अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर
दर्शकगण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। तो अजंता अलोरा की गुफाओं को देखकर जो दर्शकगण होते हैं वो दांतों तले अंगुली दबा देते हैं। वैसे सिंपल है, 4 आएगा, एक ही करना होगा, नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता इसमें। तीसरा, अधजल गगरी छलकत जाए, ये है आपका लोकोक्ति, कम होने पर अधिक का दिखावा करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, नरेश कमाता है 3,000 रुपए महीने और 5,000 रुपए का सूट बनवा लिया, जैसा बड़ा धनी हो, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। घर में कुछ नहीं है, 5,000 का भैया सूट पहन रहे हैं, ठीक है गरीब, नाम है राजा, क्या फायदा भाई। तो यही चीज है, ठीक है, उतना ही दिखाओ जितना चल जाए, बस हो गया। एक अब आप पठित पद्यांश भी आते हैं, देखो आप पठित गद्यांश भी आता है, आप पठित पद्यांश भी आता है, ठीक है, दोनों में से एक करना होता है। तो आप पठित पद्यांश को आज हम देखेंगे, गद्यांश बहुत देख लिए। देखो एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, पहले संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन था, इसके जगह पर उसको हटा के 5 नंबर का ये ऐड किया गया है। इसको पढ़ो पहले। 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुमको, ना रुके अगर तो तरसोगे नवजीवन के पग फेरों को, दुख के बिन सुख कैसा सोचू, बिन धूप कहाँ फिर छाव कहो, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन मिट्टी गांव कहो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़े, तुम और बढ़े जब तुमने हिमखंडों तक को पिघला डाला, तुम और बढ़े जब तुमने खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला, तुम बचा सके न चिड़िया को जो आंगन रोज चहकती थी, तुम तो विज्ञान के प्रतिनिधि हो, तुम अपने यश का गान करो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम ये एक काम महान करो, रच लो अपनी ही धरा एक अपने विज्ञानी हाथों से, प्रकृति नहीं जीती जाती ऐसी अभिमानी बातों से। मतलब कहा जा रहा है, देखो मृत्यु, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन मिट्टी गांव कहाँ, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, मतलब गंगा को दूषित कर दिया तुमने, उसमें प्रदूषण फैला के, और क्या करोगे, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया, तुम और बढ़े जब तुमने हिमखंडों तक को पिघला दिया। इतना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि जो हिमखंड है, बर्फ के बड़े टीले हैं, वो भी पिघल रहे हैं, ठीक है। तुम और बढ़े, तुमने खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला, खेतों में ज्यादा उपज पाने के लिए, ज्यादा फसल लाने के लिए इतना तुमने केमिकल डाल दिया, इतना खाद डाल दिया कि उसको भी बेकार कर दिया। तुम बचा सके ना चिड़िया को जो आंगन रोज चहकती थी, तुमने उस चिड़िया को तुम नहीं बचा सके जो रोज आंगन में चहचहाती थी, वो भी अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ये सब विज्ञान की देन है। चलिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, एक एक का हम आंसर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि का संकेत किस अंधेरे की तरफ है, कवि जो है उनका संकेत किस अंधेरे की तरफ है। फर्स्ट है पर्यावरण को दूषित करने की तरफ, सेकंड है बिजली चले जाने पर, दूसरा अमावस्या के अंधेरे की तरफ है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। भैया उनका संकेत है पर्यावरण को दूषित करने की तरफ। तुम जो है इतना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हो कि खेत बेकार होते जा रहे हैं, तुम इतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हो कि हिमखंड पिघलते जा रहे हैं, तुम इतना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हो गंगा को कि वो भी अशुद्ध होती जा रही है, तो प्रदूषण की तरफ है उनका, ठीक है, फर्स्ट वाला। दूसरा, कवि के अनुसार यदि मानव नहीं रुका तो वो किसके लिए तरसेगा। फर्स्ट है पीछे लौटने के लिए, सेकंड है रुकने के लिए, थर्ड है नवजीवन के लिए, तो वो नवजीवन के लिए तरसेगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो लिखा है, ना रुके अगर तो तरसोगे नवजीवन के पग फेरों को, अगर नहीं रुके तो नवजीवन के लिए तरस जाओगे। तीसरा, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। फर्स्ट है गंगा को विष दे दिया, सेकंड है गंगा को दूषित कर दिया, थर्ड है गंगा को मार डाला, फोर्थ है सभी विकल्प सही है। नहीं, गंगा को दूषित कर दिया, गंगा को विष नहीं दिया गया, गंगा को मारा भी नहीं गया, गंगा कोई आदमी है जो मार देंगे मुझको, गंगा को दूषित कर दिया गया है, उनका अर्थ यही है। 3 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसी से रिलेटेड है। तुम हो विज्ञान के प्रतिनिधि, पंक्ति में प्रतिनिधि किसे कहा गया है। फर्स्ट है मनुष्य की, सेकंड है सृष्टि की, थर्ड है विज्ञान को, थर्ड है किसी को नहीं, फोर्थ है मनुष्य की। तुम हो विज्ञान के प्रतिनिधि, पंक्ति में प्रतिनिधि मनुष्य को कहा गया, मनुष्य को कर दीजिएगा। 5वां, कवि मनुष्य को क्या चुनौती दे रहा है। फर्स्ट है दुनिया में रहने की, सेकंड है घर में रहने की, थर्ड है अलग घर बनाने की, चौथा अलग धरा बनाने की, वो अलग धरा बनाने की चुनौती
दे रहा है। ठीक है, मतलब प्रकृति नहीं जीती जाती। देखो लिखा है, रच लो अपनी ही धरा एक अपने विज्ञानी हाथों से, मतलब वो अलग धरा बनाने की बात कर रहा है। तुम एक अलग पृथ्वी बनाओ, अलग से तुम ऐसा करो जो दूषित ना रहे, जो प्रदूषित ना रहे। ठीक है, वो बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शब्द युग्म है। वो हमारा 5 नंबर कंप्लीट, 5 ऑब्जेक्टिव थे, पांचों का आंसर दिया, 5 नंबर हो गया। शब्द युग्म 2 नंबर का आएगा। फर्स्ट देखो, अनल अनिल, इसमें 2 शब्द दिए रहेंगे, दोनों का अर्थ नीचे दिया रहेगा। जो सही अर्थ होगा उसको चूज करके लिखना होगा। अनल पहले है तो उसका अर्थ पहले होगा, अनिल बाद में, उसका अर्थ बाद में होगा। देखो, का है पृथ्वी और आकाश, खा है अग्नि और वायु, गा है जल और वायु, खा है पानी और आग। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा, अग्नि और वायु। अनल अनिल का मतलब अग्नि और वायु। दूसरा वसन व्यसन, इसका मतलब क्या होगा? ये तो मैंने बताया पहले भी। का है विवश और व्याकुल, खा है वस्त्र और आदत, गा है कवच और भोजन, और गा है विस्तार और अवधि। भैया वस्त्र और आदत इसका राइट आंसर होगा। तीसरा देखो, धरा धारा, इसका सही आंसर क्या होगा? धरा धारा। का है पृथ्वी और पानी का प्रवाह, खा है पृथ्वी और आकाश, गा है आकाश और पाताल, घा है सूर्य और चंद्रमा। तो पृथ्वी और पानी का प्रवाह। देखो, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, ये धरा संसार, और धारा का मतलब होता है पानी का प्रवाह। धारा बह रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाली धारा नहीं। अब अनेकार्थी शब्द पे आते हैं भैया, इसको समझ लो। अनेकार्थी शब्द, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं, जैसे नाग, नाग को हम सर्प भी बोलते हैं, या सर्प को ही नाग बोलते हैं। ठीक है, हाथी भी लिख सकते हैं नाग को, नागेश्वर लिख सकते हैं। ठीक है, नागेश्वर, ये नाग के अनेकार्थी शब्द है। ठीक, दूसरा समुद्र, समुद्र को हम सागर लिख सकते हैं, व्यापक लिख सकते हैं, गहरा लिख सकते हैं। देखिए, ये समुद्र के अनेकार्थी शब्द हैं। पानी, पानी को हम जल लिख सकते हैं, जल पानी सेम ही है। लाज, लाज का मतलब रहमन पानी राखिए, बिन पानी न सब शून्य, पानी गए ना उबरे मोती मानस तो, मतलब रहीम दास जी आप हमारी लाज रखना। पानी। धार लिख सकते हैं, आब लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं। ये सब पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यही 2 ही आपको लिखना होगा, मैंने 3 बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे फर्स्ट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसको हम लोग ईशान बोलते हैं, ईशान। ठीक है, ये पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। जैसे कोई पूछे जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में आस्तिक बोलेंगे। दूसरा देखो, नीति को जानने व समझने वाला, नीति को जानने वाला समझने वाला, उसको हम लोग नीतिज्ञ बोलेंगे, नीतिज्ञ। ठीक है, तीसरा, जिसका शोषण किया गया हो उसे हम लोग बोलेंगे शोषित। ये एक शोषित व्यक्ति है, इसका शोषण किया गया है तो शोषित। बस हो गया, यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य में कुछ गलतियां होंगी, सही करके लिखोगे, वही वाक्य संशोधन होता है। जैसे देखो, वो अधिक पढ़ रहा कि सफल हो जाए, वो अधिक पढ़ रहा कि सफल हो जाए, नहीं, वो अधिक पढ़ रहा है लिखो, वो अधिक पढ़ रहा है ताकि सफल हो जाए, ताकि सफल हो जाए, मतलब थोड़ा अच्छे से लिखो, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, सही करके लिखना, यही गलती थी। दूसरा, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, नहीं, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, नहीं, खरीदी रहेगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। खरीदा की जगह पर खरीदी कर दीजिएगा। ठीक है, यही इतनी गलती थी, उसने 3 पुस्तकें खरीदी कर दीजिएगा। तीसरा, चंद्रमा आकाश में निकलता था। भैया निकलता था, अब नहीं निकलता क्या? आप था नहीं लगा सकते। जो चीज ऐतिहासिक ट्रुथ है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ऐतिहासिक तथ्य है, उसको आप पास्ट में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे है रहेगा, अभी भी निकल रहा है और निकलेगा आगे शायद। ठीक है, चंद्रमा आकाश में निकलता
है। ठीक है, चंद्रमा आकाश में निकलता है। अब ये बिल्कुल सही होगा। बस हो गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। अब हम रस छंद अलंकार पे चलेंगे। भैया पूरा खंड का हम पढ़ रहे हैं तो अब रस छंद अलंकार को देखते हैं। रस में मैंने एक ऐसे रस को लिया है जो बहुत अच्छा वाला रस है, अमूल का, बीड़ रस। बीड़ रस को हम पढ़ेंगे, छंद फिर पढ़ेंगे, फिर अलंकार, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध। बीड़ रस देखिए क्या होता है। परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है। देखो, बीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब बीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब बीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करेगा तब बीर रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और भी एक है साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है। ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब वीरता उसमें होनी चाहिए, ये वीर रस होगा। बस इतना सा लिखना होता है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। छंद में देखते हैं क्या है। सोरठा मैंने ले रखा है। देखो, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। आप कहेंगे सर रस में एक ही पढ़ने काम हो जाएगा। भैया एक से कुछ नहीं होने वाला। एक वीडियो मैंने बनाया है, रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, उसको देख लोगे। उसमें मैंने सारा रस, सारा छंद, सारा अलंकार एक ही वीडियो में बता रखा है। जाकर देखो, लापरवाही मत करो मेरे स्टूडेंट, समय नहीं है, सो रहे हो जाग जाओ। क्योंकि रस छंद अलंकार तीनों एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे, 6 नंबर कंप्लीट। क्या है? देखो, सोरठा। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब दोहा फोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण देखो, ऐसे आपको मात्रा गिनकर दिखाना होगा वहां पे एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, देखो, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। देखो, कोई जरूरी नहीं है आप यही वाला लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने तो दूसरा एग्जाम्पल याद कर रखा है, तो आप दूसरा वाला लिखो ना, जो याद हो वो लिखो। एक बुक में एक एग्जाम्पल होता है, 2-3 बुक अलग अलग देखोगे, अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा। कोई जरूरी नहीं यही लिखो जो सर बता रहे हैं, जो चाहो वो लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। देखो, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तीसरे में 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। 11-11 मात्राएं होंगी पहले तीसरे में। दूसरे और चौथे में 13-13। देखो, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। और चौथे में 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। तो यहाँ पे आपका सोरठा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अलंकार पे अब हम लोग आएंगे। ठीक है, अलंकार में देखिए हमने लिया है उत्प्रेक्षा अलंकार को, काफी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण देखो इसका, सोहत ओढ़े पीट पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं ऐसे। यहां श्री कृष्ण की श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात के आतप धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, बस हो गया। अब चलिए पत्र लेखन पर देखिए, एक एक मैंने बता दिया, पूरा देखना है तो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक पत्र लिखेंगे। देखो, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु तुम महापौर को पत्र लिखो। मतलब नगर जहां आप रहते हैं सिटी में, वहां पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, कब्जे बहुत ज्यादा कर लिए गए हैं, तो उसके निवारण के लिए महापौर को एक पत्र लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा। देखो, मैंने पत्र लेखन आपको टॉप 3 पत्र एक वीडियो में बताए हैं। उसमें आपको संक्रामक बीमारी पर पत्र मिल जाएगा, और भी पेयजल अधिकारी पर पत्र मिल जाएगा। उसको सर्च करके देख लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी पत्र लेखन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें 3 ऐसे पत्र को बताया गया है जो हर साल आते हैं। फिर से तो मैं वही बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने दूसरा इसमें ले रखा है। देखो, अब नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण के लिए महापौर को एक पत्र लिखो। तो देखो हमने लिखा है, सेवा में बलेश्वरगंज गोंडा
हम बलेश्वरगंज गोंडा से हैं तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है। अपने एड्रेस को भी आप लिख सकते हैं, दूसरे एड्रेस को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। विषय नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में, मतलब नगर की यहाँ की जो सड़कें हैं वहां पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, तो ऐसे आपको विषय लिखना है, फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम जो रोना रोना है सब रो दो इसी में। देखो, मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। नगर की जो मुख्य सड़क है उससे आना जाना बहुत ज्यादा असहज हो गया है। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना, मतलब जगह जगह लोग अवैध कब्जा किए हैं। कहीं सड़क के किनारे ठेले या खोमचे वालों का कब्जा है, तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वाले मनुष्यों का कब्जा है, ठीक है। मतलब कहीं तो सड़क के किनारे ठेले तमाम लगे हैं, खोमचे वाले हैं, और कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वाले लोग कब्जा कर रखे हैं। अभी मान लीजिए गाड़ी मेरी साइड से उतर जाए, उनके ऊपर चढ़ जाए तो गए काम से, फिर मुझे भरना पड़ेगा, जेल मुझे काटना पड़ेगा। कई ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं। कुछ लोग जो है टेम्पो वाले और जो रिक्शा वाले होते हैं वो सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं, पीछे से आकर कोई ठोक दे काम तमाम। तो भाई जहां पार्किंग हो वहीं पे गाड़ी लगाई जाए। ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहन तो क्या पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। राहगीरों को जाम की समस्या से निरंतर जूझना पड़ रहा है। बस हो गया। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। मतलब अतिक्रमण हटाया गया फिर कब्जा कर लिया, भाई उसको कौन रोक सकता है। अतः आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। मतलब यहां पर आपको थोड़ा आग्रह करना है। अब देखिए, ठीक है, तो यहां पे सेम वही प्रोसेस, ऐसे दिनांक लिख देना है, दिनांक, ठीक है, ऐसे लिख देना है, कुछ डालिएगा नहीं। और इस साइड में भौदिये करके, भौदिये काखा गा लिख देना है, नाम मत लिखिएगा शुभम गोस्वामी, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना, ऐसे काखा गा लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे आपको पत्र लिखना होता है। पत्र लेखन भी समझ में आ गया, और पत्र मैंने अलग से भी बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है निबंध, और निबंध मैंने भ्रष्टाचार पर आज मैं लेकर आया हूं, करप्शन जो है। देखिए, आप लोग कहेंगे सर पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान वरदान या अभिशाप और भी बहुत सारे निबंध है, उसको क्यों नहीं बताया। देखो, उसको भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, उसी को देख लो, काम हो जाएगा भैया। पूरा निबंध मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। तो आज भ्रष्टाचार पर मैं लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये मैंने अब तक बताया नहीं था। देखो, कोई भी निबंध लिखो उसमें हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग जितना अच्छे से डालकर लिख दोगे भैया, नंबर भर भर के मिलेंगे। और प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग जरूर रहेगा, और लास्ट में उपसंहार, बीच में उससे रिलेटेड आपको हेडिंग्स डालने हैं। अब चूंकि ये 9 नंबर का आता है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, प्रस्तावना में आपको उसके बारे में लिखना है। देखो, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माशील का ज्ञान रहता है, जो अनैतिकता है, और न बाहर का डर रहता है, जो कानून की अवहेलना है, तो वो संसार में जघन्य से जघन्य पाप कर सकता है। 2 ही बार लिखिएगा। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचारी सहस्त्रों मुख वाले दानव के जबड़े में फंसकर तेजी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार जो है, बहुत सारे लोग होते हैं, सरकारी बाबू होते हैं, फिर भी वो घूस लेते हैं, वो करप्शन लेते हैं। सभी लोग नहीं है एक जैसे, लेकिन कुछ लोग होंगे। तो यही चीज है भ्रष्टाचार। दूसरा, भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या क्या है। पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे। पहले कोई घोटाला अगर होता था तो उसकी बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे। आज नहीं चौंकते। पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी वे इस शान से जेल जाते हैं जैसे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हो। ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। यद्यपि भ्रष्टाचार इतने अगणित रूपों में मिलता है कि उसे वर्गीकृत करना सरल नहीं है। मुख्यतः अग्रलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कई प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप राजनीति है, जिसकी छत्रछाया में भ्रष्टाचार के शेष सारे रूप पनपते और संरक्षण पाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी कुकृत्य, अनाचार या हथकंडा नहीं है जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए ना अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान
दुर्वस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी है। ठीक है, आगे देखिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों या सेवाओं में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार दबाव या अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं। ठीक है, भैया हमारा भतीजा, इसको नौकरी दिला दिया जाए, मतलब भाई भतीजावाद करते हैं। तीसरा व्यवसायिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट करने वाले, घटिया माल तैयार करके बढ़िया के मूल्य बेचने वाले, निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने वाले, वस्तु विशेष का कृत्रिम अभाव पैदा करके जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले, कर चोरी करने वाले तथा कर चोरी का मतलब टैक्स चोरी करने वाले तथा अन्याय भ्रष्ट तौर तरीके अपनाकर देश और समाज को कमजोर बनाने वाले व्यवसायी आते हैं। शैक्षणिक भ्रष्टाचार। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के संक्रमण से अछूता नहीं रहा। आज योग्यता से अधिक सिफारिश व चापलूसी का बोलबाला है। परिश्रम से अधिक बल धन में होने के कारण शिक्षा का निरंतर पतन हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण देखिए, भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। आज ये समस्त भारतीय जीवन में ऐसा व्याप्त हो गया है कि लोग ऐसे किसी कार्यालय या व्यक्ति की कल्पना तक नहीं कर पाते जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भ्रष्टाचार का कारण है वो भौतिकवादी जीवन दर्शन जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी से आया है। ये जीवन पद्धति विशुद्ध भोगवादी है। खाओ पियो और मौज करो ही इसका मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या हैं? भ्रष्टाचार दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहला, प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन दीजिए। जो हमारी पहले की संस्कृति थी उसको बढ़ावा देना चाहिए। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचार होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकेगा। देशभक्ति को प्रेरणा दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन कर विद्यार्थी को, चाहे वो किसी भी धर्म, मत या समुदाय का अनुयायी हो, उसे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। कानून को अधिक कठोर बनाना, ये सब भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए और प्रधानमंत्री तक को उसकी जांच के घेरे में लाया जाना चाहिए। उपसंहार देखो, लास्ट हेडिंग उपसंहार। भ्रष्टाचार ऊपर को नीचे को आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी नहीं होंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेताओं के चुने जाने के बाद ही पूर्वोक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था भैया निबंध। तो इस तरह से आप निबंध लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये हिंदी का एक मैराथन क्लास था और इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो भैया हिंदी में आपकी बार 99 लेकर आओगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अगर और भी आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।